अच्छा हाँ, हम ये स्विफ्ट वाला देख रहे थे ना, ये वैसे हमने कर लिया था। स्विफ्ट का वो रह गया था कि क्या होता है नोस्ट्रो अकाउंट एंड वोस्ट्रो अकाउंट वाला ना, ये प्रोसीजर की मतलब कैसे एक तरीके से रोल प्ले करता है। यहाँ तक तो हो गया था स्विफ्ट का पूरा डिटेलिंग वगैरह कि कहाँ पे हेडक्वार्टर वगैरह ये सारी चीजें आएंगी, ये न्यूज में भी थी वैसे बेसिकली, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे फोकस कर लिया था। बट हाँ देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसफर होता है इसमें, कैसे नहीं होता, है ना। देखो एक तरीके से आप ऐसे एक नोस्ट्रो अकाउंट होता है जो कि बेसिकली आप मान लो कि मतलब जैसे इसमें एग्जांपल ले ही रखा है, मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, वरना कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है ना, तमाम बैंक हैं उनके साथ भी खोल सकते हैं, बट सामने दिख रहा है तो ये बेसिकली इसी का ही ले लेते हैं, है ना। नोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली इस तरीके से कि जो हमारा अकाउंट है, मतलब जस्ट लाइक जैसे आईसीआई बैंक के साथ एक नोस्ट्रो अकाउंट खोला, वोस्ट्रो अकाउंट मतलब जस्ट लाइक जैसे एक बैंक ऑफ अमेरिका के साथ है। बेसिकली एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, स्विफ्ट क्या करता है, स्विफ्ट एक कोई पेमेंट मेथड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करता है, ना कि जस्ट लाइक जैसे आपके गूगल पे है, गूगल पे छोड़ो, पेटीएम, पेटीएम जस्ट लाइक आपको क्या करता है, पैसे ट्रांसफर करता है, वो स्विफ्ट एक तरीके से पैसे ट्रांसफरिंग सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग है कि इस बैंक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, फिर वो वहां पे आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाएगी। बट ये एक तरीके से पेटीएम नहीं है, जैसे पेटीएम क्या करते हैं हम यूपीआई वगैरह कर देते हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग का काम करता है, ये इसकी बेसिक डिटेल वैसे हमने देखी हुई थी, है ना। तो इसमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज हो जाती है। तो नोस्ट्रो अकाउंट मतलब जस्ट लाइक जैसे मैंने आईसीआई बैंक के साथ खोला और एक बैंक किसी और का बैंक ऑफ अमेरिका के साथ है। अब जो मैंने मतलब एक तरीके से जो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खुला वो किस में खुला, डॉलर डोमिनेटेड में, है ना, मतलब जो एक तरीके से उसमें डॉलर में वो अकाउंट खुला है, लेकिन जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो मैं अपने रुपी में खोलूंगा ना बेसिकली, चाहे मैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ चला जाऊंगा, एचडीएफसी बैंक के किसी के भी साथ चला जाऊं, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि एक तरीके से वो इफ अगर आईसीआई बैंक के साथ कोई अकाउंट खुला है तो वो रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट होगा, और वहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अकाउंट खुला है तो वो डॉलर डोमिनेटेड बेसिकली अकाउंट होगा, है ना। अब क्या होगा कि नोस्ट्रो एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि नोस्ट्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के लिए हम हो जा, मतलब ऐसा समझ लो, इसको थोड़ा सा इजी वे में भी कर देते हैं कि जैसे एक बीच में कोई मतलब गंगा है, गंगा बह रही है, उसके उधर भी लोग रहते हैं, मतलब एक तरफ बाई लोग रह रहे हैं, एक तरफ एक्स लोग रह रहे हैं, मतलब एक्स तरफ गंगा पार कि वो गंगा पार के लोग हैं, इधर गंगा पार के लोग हैं, तो मतलब दोनों साइड एक दूसरे के लिए वो गंगा पार वाले लोग हुए ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि गंगा है, दूसरे भी उनके लिए वो है कि ये गंगा पार रहने वाले लोग हैं, जो इधर साइड रह रहे होंगे वो सामने वाले उनके लिए होंगे कि वो गंगा पार के लोग हैं, मतलब बेसिकली एक दूसरे के लिए होंगे। सेम यहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट में ऐसा समझो कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है उनके लिए बेसिकली ऐसा होगा कि हमारे हमारा एक तरीके से जो मैं ये बोल रहा था कि जो नोस्ट्रो अकाउंट जो आईसीआई बैंक के साथ है वो नोस्ट्रो अकाउंट हो गया, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जो अकाउंट है वो वोस्ट्रो अकाउंट हो गया, है ना। बैंक ऑफ अमेरिका, तरह वॉइस क्लियर कैसे आ रही है? आवाज ऐसे नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आपकी वॉइस आवाज ऐसे ब्रेक हो रही नहीं है। आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है कि आ ही नहीं, अरे क्लियर क्लियर नहीं नहीं आ ब्रेक हो आ रही। रही रही है। है। हाँ। ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुको यार, मैं एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो, हेलो, आ रही है। हाँ अभी आ रही अब है आवाज ठीक की है। नहीं आ रही है, हाँ 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 हाँ, अब हाँ, आ रही क्लियर है आ आ रही है। रही है। है ना। हाँ तो अब आप इसको थोड़ा सा वही जल्दी से प्रोसीजर देख लेते हैं, नेटवर्क इशू हो जाता है। तो मान लो कि कोई पर्सन एक्स है, उसका अकाउंट है आईसीआई बैंक के साथ, है ना, और वो ट्रांसफर करना चाहता है $100, जो कि उसका वाई फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड है जिसका अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ यूएसए में, है ना। तो बैंक जो पर्सन एक्स है वो सारी डिटेल, जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो सारी एंटर करेगा, है ना। जो भी कोड वगैरह प्रोवाइडेड होगा जैसे स्विफ्ट कोड वगैरह ए टू जेड कुछ भी कोडिंग होती है, जस्ट लाइक जैसे हम टोकनाइजेशन करते हैं, टोकनाइजेशन में एक आपको टोकन नंबर टाइप से मिल जाता है ना। अमेज़न अपना अलग क्रिएट करता है टोकन नंबर वगैरह, तो सेम वैसे ही कोई कोड वगैरह ऐसा जनरेट हो जाता है, तो वो सारी डिटेल स्विफ्ट के थ्रू, मतलब एक वो कोड जनरेटेड जितनी भी सारी डिटेल्स हैं पर्सन एक्स वो सारी डाल देगा।
अब आईसीआई बैंक डिपॉजिट करेगा वो अमाउंट नोस्ट्रो अकाउंट में, जो कि उसने खोल रखा है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ, है ना। मतलब आईसीआई बैंक वो मतलब आईसीआई बैंक डिपॉजिट करेगा अमाउंट नोस्ट्रो अकाउंट में, जो कि एक तरीके से बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खुला हुआ है। अब जो मैसेज होगा वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो किसके थ्रू सेंड करा जाएगा? स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू। मतलब बेसिकली स्विफ्ट एक नेटवर्क का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ मैं स्टार्टिंग से वही चीज बोल रहा था अभी भी, ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। स्विफ्ट एक डिटेलिंग सिस्टम है। मतलब वो एक डिटेलिंग सेंड करता है कि ये बंदा है, ये ऐसे ऐसे पैसे सेंड करना चाह रहा है और इस अकाउंट में ये पैसे सेंड होने हैं, है ना। जब तक आपको डिटेल ही नहीं पता होगी तो आप कैसे कर पाओगे? तो स्विफ्ट आपका एक एज अ मीडिएटर काम करता है। तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगी? वो अमाउंट को विड्रॉ, मतलब एक तरीके से वो जो पैसा जो ट्रांसफर करना चाह रहा था पर्सन एक्स, वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि उसको स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना। तो जिस टाइम पे वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो उसके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कर देगी, तो जो पर्सन वाई होगा वो बहुत आसानी से वो पैसे निकाल पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है यहाँ पे भी, कि सिर्फ स्विफ्ट जो है वो आप डिटेल रूप से सर वॉइस नहीं आ रही है, आवाज तो बहुत अगेन ब्रेकिंग। अभी कहाँ का है आवाज कि मतलब बेसिकली वो जमा हो जाता है बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह में? हाँ ये आई, ये तो बस इतना लास्ट समझ आ वाला गया जो होगा कि पार्ट आपने इसमें भी बताया ना, हाँ उससे प्रॉब्लम आई। हाँ हाँ। तो बेसिकली ये कि आपकी सेंड करी बैंक ऑफ अमेरिका को, और आई जो उसको डिटेलिंग प्रोवाइड हुई थी, वाई अकाउंट मतलब जो वाई पर्सन है उसके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो जाता है, वाई पर्सन बहुत आसानी से निकाल लेता है। तो स्विफ्ट नेटवर्क का बेसिकली काम यही है कि वो डिटेलिंग प्रोवाइड करता है कि ये पर्सन वहां से ये पैसे ट्रांसफर करना चाह रहा है ना। तो वो वाली चीज हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। ये बॉन्ड्स वगैरह थोड़ा भी बाद में देख लेंगे, जिस टाइम पे एक साथ सिक्योरिटीज वगैरह, और जब हम बॉन्ड्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसको इस टाइम के लिए इस टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। बट हाँ, जिस टाइम पे बॉन्ड्स वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा सही रहेगा उस टाइम पे पढ़ना, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा जिस टाइम पे यील्ड कर्व वगैरह मतलब कनेक्टिंग लिंक थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए, तो वो ज्यादा सही है ना। तो इस वजह से उसको वहाँ पे पढ़ना ज्यादा सही रहेगा, है ना। उससे पहले क्योंकि जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो एनपीए वगैरह से रिलेटेड चल रहा था, है ना। एक चीज देख लेते हैं उससे पहले कि चलो एक बार पीसीए देख लेते हैं क्या होता है। ये वैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। पीसीए बेसिकली कुछ नहीं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, वो कुछ नहीं होता है। अब क्या मतलब बेसिकली ये इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली इसने कुछ अपने जो फ्रेमवर्क थे जो कि प्रोविजन रिलेटेड थे पीसीए से वो चेंज करें। पीसीए बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट लाइक जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब रही थी महाराष्ट्र में, आरबीआई ने उसको अपने अंडर में ले लिया था, फिर उस पर ट्रांजेक्शन लिमिट लगा दी थी कि एक पर्सन एक दिन में इतने रुपए निकाल सकता है। आई थिंक 10,000 की लिमिट लगा दी थी। मतलब वो डूब रही थी यार, लोगों का ट्रस्ट होता है बैंक में, अब लोगों ने जितना पैसा जमा कर रखा है अब वही डूब जाएगा तो लोग क्यों खोलेंगे बैंक के साथ अकाउंट? तो वो वाला सिनेरियो आ जाता है। तो आरबीआई अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को यूज करके उसको अपने अंडर में ले लेती है बेसिकली, है ना, ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे बैंकिंग में। जब लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा तो बैंक में खाते क्यों खोलेंगे? तो उससे रिलेटेड काफी मतलब और भी रीजन है, बट हाँ बेसिकली रीजन तो ये काफी अच्छा आता है ना। काफी मेन पॉइंट भी बन जाता है ना। सब लोग डरेंगे फिर तो ऐसे कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं खोलना चाहेगा कि यार ये तो लोन दे देते हैं और फिर कोई लोन इनको रिपे नहीं करता, पैसे हमारे डूब जाते हैं। तो उस सिनेरियो में लोगों के सिक्योरिटी इंश्योर करना, ट्रस्ट मेंटेन करना एक काम हो जाता है गवर्नमेंट का भी, आरबीआई का भी, है ना। तो वो वाली चीज आ जाती है। अब इसमें ये देखने को अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या सारी बैंक को वो अपने अंडर में ले लेता है या एनबीएफसी को। तो बेसिकली उसने अभी रिवाइज करे हैं अपने कुछ नॉर्म्स वगैरह, उनको देख लेते हैं कि रिवाइज्ड नॉर्म्स क्या है और जो पहले चलते थे पीसी के अंडर वो क्या है। देखो पहले क्या था, ये जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती थी पीसीए के अंडर में, है ना। जितने भी शेड्यूल बैंक वगैरह थे, है ना, और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, पेमेंट बैंक भी बेसिक। लेकिन अभी सारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लेकिन उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक नहीं आती हैं अभी के उसमें। पहले ये वाली भी बैंक आ जाती थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी, है ना। बट अभी शेड्यूल बैंक ही आती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक नहीं आती हैं।
है ना। और जो अर्बन कोऑपरेट बैंक होती हैं वो बेसिकली कवर है कि नहीं है ना। वो बेसिकली क्या है, वो इसमें कवर नहीं है। ये बेसिकली ना पहले थी ना अब कवर है। ये कवर है किसके अंदर में, एक आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होता है, वो आगे आएगा, वो हम डिटेलिंग में पढ़ लेंगे। वो उसके अंडर होते हैं, बेसिकली पीसीए के अंडर में नहीं होती है। कौन सी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, है ना। और जो रीजनल रूरल बैंक होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बैंक चलती है प्रथमा बैंक, एक रीजनल लेवल पे भी बैंक होती है। बैंकों का सिस्टम भी हम अभी देखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वगैरह क्या होती है। अगर मैं सिंपल वे में बताना चाहूँ तो रीजनल रूरल बैंक क्या हो जाती हैं, कुछ एक एरिया तक लिमिटेड होती हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी में एक बैंक काफी मशहूर है, प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक एक रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड। तो क्या अगर वो मतलब बेसिकली उसका वो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से घाटा हो रहा है बेसिकली, वो काफी लॉस में जा रही है, तो पीसीए के तहत आरबीआई उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता, नहीं, वो उनको नहीं ले सकता। आपने नाबार्ड सुना होगा, नाबार्ड लेता है उन पे इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाती है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंक हैं, तो वो सारी किसके अंदर आ जाती है, नाबार्ड। नाबार्ड उन पे वो रखता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन भी बन जाएगा प्रीलिम्स का, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाता है, आर बी कवर अंडर पीसीए फ्रेमवर्क और नोट, मतलब बेसिकली मतलब आर बी कवर्ड अंडर पीसीए फ्रेमवर्क, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, वो नाबार्ड के अंडर आती है बेसिकली, है ना। जो भी कुछ ऐसा एक्शन लेना होता है तो नाबार्ड लेता है ना। अब कुछ इसमें पैरामीटर यूज करे जाते हैं कि भाई कैसे हम उनको अपने अंडर में लेंगे, कैसे नहीं लेंगे। तो जो अभी है तो उसका वो सीआरआर देखते हैं, CRAR, जो कि हमने पहले भी देखा था, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो देखते हैं, जो कि हम बेसल नॉर्म्स में देख रहे थे कि बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म 3 वगैरह, है ना। उसका नेट एनपीए देखते हैं कि कितना एनपीए चल रहा है वगैरह, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आरबीआई वगैरह अपने डिसीजन वगैरह बनाती है कि इसको अपने अंडर में ले, मतलब पीसीए के अंडर में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। क्या जो रिटर्न मिलता है, कि जो एसेट वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है ना। मतलब बेसिकली ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं, है ना। और भाई किसी को पीसीए के फ्रेमवर्क से निकालना है, मतलब बेसिकली मान लो लक्ष्मी विलास बैंक को पीसीए के अंडर ले लिया है, तो अगर उसको उस फ्रेमवर्क से बाहर निकलना है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसका क्या क्या रेट एरिया है। तो बेसिकली वो आरबीआई की पहले डिस्क्रिशनरी पावर होती थी, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर सेंस की, जैसे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, तो कुछ भी हो, है ना, तो आप केस नहीं चला सकते जब तक वो उस पोस्ट पे मौजूद है ना। इफ सिविल से रिलेटेड कोई केस होता है ये सब, है ना, तो वो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। तो पहले आर डिस्क्रिशनरी पावर, वो उस चीज से सर निकाल बीच सकता है। बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अरे यार, क्या हो जा रहा है। अच्छा, कहाँ से ब्रेक हुई है। यही आप जब से स्टार्ट किया ना डिस्क्रिशनरी पावर वाला, तभी से। हम्म। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये पॉइंट। मैं ये बोल रहा था कि पीसीए फ्रेमवर्क में जिस टाइम आरबीआई अपने अंडर में ले लेती है, कि मतलब जिस बैंक की खस्ता हालत हो रही है, तो आरबीआई उसको रिलीज कैसे करेगी, मतलब रिलीज इन द सेंस कि पीसीआई फ्रेमवर्क उस पर हटेगा कैसे। तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर आरबीआई के पास थी इससे रिलेटेड पहले, तो वो बेसिकली वो जब चाहे तब, मतलब बेसिकली वो 2-2 साल उसने अपने अंडर में रख लिया, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, 4-4 साल अपने अंडर में रख लिया, तो वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर थी। जब उसको लगेगा तब वो पीसीए के फ्रेमवर्क में से हटा देगा उसको, है ना। जैसे कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, सेम उसी प्रकार थी। अब क्या है, जो न्यू रिवाइज हुआ है ना, इसमें क्या क्राइटेरिया मेंशन कराया कि 4 क्वार्टर तक, इफ अगर कुछ भी ऐसा कोई ब्रीच वगैरह नहीं होता है पैरामीटर का, मतलब जैसे कि एनपीए इतना नहीं होता है 4 क्वार्टर तक, या जो भी सीआरएआर चल रहा था वो मेंटेन रहता है, तो बेसिकली उस चीज को, मतलब बेसिकली 4 कंटिन्यूस क्वार्टर तक इफ अगर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, जो ये पैरामीटर आरबीआई आरबीआई बेसिकली अपने पैरामीटर, जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए
किसी बैंक को पीसीए के अंडर में लेता है, अगर वो पैरामीटर 4 क्वार्टर तक ठीक चल रहे हैं किसी बैंक के, तो वो पीसीए से उसको निकाल देता है। पहले क्या था, डिस्क्रिशनरी पावर थी, जब उसको लगेगा तब वो बाहर निकाल देता था, बट अभी ऐसा नहीं है। इफ अगर वो 4 कंटिन्यूअस क्वार्टर तक जो पैरामीटर आरबीआई ने सेट कर रखे हैं वो मतलब ठीक तरीके से फॉलो अप हो जाते हैं, तो उसको आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलीज कर देता है बेसिकली, है ना। अब अभी तक आवाज सही आई है कि नहीं आई है? ठीक है, आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है तो ठीक है। एक एक और वो देखते हैं नेक्स्ट, हेयर कट। हेयर कट क्या होता है? हेयर कट वो नहीं होता जो हम बाल कटाने चले जाते हैं सैलून में या कुछ चले जाते हैं, यहाँ पे हेयर है उसी प्रकार का हेयर कट होना, बट वो डायरेक्टली वो वाला हेयर कट नहीं है। हेयर कट है वही, मतलब जस्ट लाइक यार, मतलब मान लो मैंने आप में से किसी से 1 लाख रुपए ले लिए और मैंने आपको 1 साल तक लौटाया ही नहीं, है ना, मतलब बेसिकली आपको भी डर होने लगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपए 10% के ब्याज पे ले ली कि एक काम करो यार, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो प्लीज, मेरे को जरूरत पड़ रही है, कहीं मैंने ए टू जेड कुछ भी बना दिया, और 10% का ब्याज लगा लो आप। परसेंट महीने का ब्याज, 10% महीना, मतलब 10,000 रुपये पर मंथ आपको दूंगा ब्याज के, आप में तो आप ब्याज पे 1,20,000 और 1 लाख रुपए आपके प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब 1 साल में 1,20,000 आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है। इतना तो बेसिक मैथ हम सब जानते ही है ना। 10% का ब्याज लगा तो एक महीने में 10,000 बैठ रहे हैं, तो पूरे साल में 1,20,000 तो ब्याज ब्याज के पैसे हो गए, और 1 लाख वो अलग रहे जो मैंने लिए थे, तो यानी कि कुल मिला के मेरे को 2,20,000 रुपए देने थे। अब मैं क्या हूँ, मैं आपसे पैसे लेके खा के बैठ गया, मैं आपको पैसे दे ही नहीं रहा हूँ, तो आप सोचेंगे यार तू ब्याज भी मत दे, जो हमने तेरे को मूलधन दिया ना प्लीज वही वापस कर दे भाई, प्लीज यार। अब मैं क्या करता हूँ कि यार ठीक है, जब इतना वो कर रहा है, एक काम कर, 50,000 रुपए में सेटलमेंट कर। तुम लॉस में चले जाते हो जिनसे भी मैंने पैसे लिए, 1,20,000 तो इंटरेस्ट के नहीं दिए जो मैंने वादा करके लिया था, प्लस 1 लाख रुपए में से भी 50,000 रुपए दे रहा हूँ। आपने सोचा कि यार चलो कुछ में से कुछ तो मिले, मतलब एटलीस्ट 50,000 तो मिले, 50,000 तो लॉस में चले गए, 1,20,000 छोड़ो, वो तो ऊपर का ब्याज था, बट कुछ तो रिकवर हुए। तो सेम वही होता है हेयर कट, कि जितना एक्चुअल अमाउंट में लोन दिया गया है और जितना बैंक के द्वारा रिकवर करा जाता है, जस्ट लाइक जैसे एनपीए खातों से जो भी रिकवर करा गया, तो वो जो बीच का जो जितना भी वो कट हुआ है बेसिकली, जितना भी पैसा, मतलब जस्ट लाइक जैसे 50,000 का हेयर कट हो गया, लेकिन 1,20,000 उसमें इंटरेस्ट भी था, 1,70,000 का हेयर कट हुआ, बैंक सेटलमेंट करती है, आपको पता होगा। जितने भी एनपीए अकाउंट होते हैं वो नहीं दे पाते इफ अगर पैसा, तो बैंक क्या बोलती है, एक काम कर लीजिए सर, आप सेटलमेंट कर लीजिए। तो सेटलमेंट वो कुछ परसेंट के हिसाब से करते हैं, मतलब 10% 20%, वो पूरा टोटल निकालते हैं। इफ अगर आपने कार लोन लिया है, कार की किस्त आपकी जमा नहीं हो पाई है, तो बैंक वाले आपसे सेटलमेंट के लिए बोल देते हैं। तो सेटलमेंट में वो बेसिकली क्या करते हैं, आपसे आपकी कार की वैल्यूएशन निकालते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितना पैसा आपको बचा हुआ था जो कि आपको बैंक में जमा करना था, फिर वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद एट लास्ट वो आपको पैसे बता देते हैं कि सर इतने पैसे दे दो, फिर आपकी किस्तें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो बेसिकली आप उसको ऐसा, हेयर कट वही है, मतलब जितना आपको बैंक ने दिया था और जितना आप लौटा रहे हैं, है ना। मतलब लौटा इन द सेंस क्या रहे, सेटलमेंट वगैरह करने के बाद ये ए टू जेड जितने भी एनपीए बैंकों से आ रहा है, मतलब बैंक यही चाहती है ना, कुछ ना से यार कुछ तो मिल रहा है, इसमें ही हम सबर रख लेते हैं, वो वाली चीज ऐसा हेयर कट हो जाती है ना। और मतलब समझ क्या, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा, इस चीज से पहले मैं एक चीज मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा, वाली पीडीएफ मतलब आपने नहीं भेजी सैंडबॉक्स। ना ग्रुप में? नहीं, मैंने सेंड करी थी, शायद आपने देखी नहीं है, या मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। कब से बोला सर आपने? चलो ठीक है। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, कोई नहीं। अच्छा, सैंडबॉक्स पॉलिसी पढ़ने से पहले और ये यील्ड कर्व वगैरह देखें, यील्ड कर्व वगैरह हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसा नहीं है ना। मैं वगैरह फिर इसको ना, कि वो थोड़ा यहाँ पर बेसिकली सर ये सारी नेटवर्क चीजें सुनेंगे ना तो लिंक नहीं बैठ पाएगा। नेटवर्क का
सर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। हेलो हाँ अब हेलो। ठीक है, अब ठीक है। हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक। अभी तो आ रही है ना बेसिकली आवाज, मतलब ठीक आ रही होगी अभी कितने में? हाँ अभी ठीक ठीक आ रही है। ठीक। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अभी थोड़ा सा कनेक्टिंग लिंक बैठ जाएगा तो इसलिए मैं सरफासी एक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वरना जो हम अभी थोड़ा सा बीच में ये सब टर्म्स देखने लगे तो कनेक्टिंग लिंक नहीं बैठा पाएंगे जो बैठाते हैं। तो सरफासी एक्ट को थोड़ा सा पहले देखना चाहेंगे। देखो सरफासी एक्ट कुछ नहीं है, ये सरफासी एक्ट 2002 का है। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट है। ये बेसिकली वो है कि जस्ट लाइक जिनके खाते एनपीए में चले जाते हैं तो वो रिकवर कैसे करते हैं, मतलब जस्ट लाइक मैंने कोई होम लोन ले लिया है, अब मैं उस बैंक के पैसे दे ही नहीं रहा हूँ, तो अब वो बैंक रिकवर कैसे करेगी उस एज अ, देखो होम लोन लेने के लिए एज अ गारंटी मैंने अपना मकान ही रख दिया, मैंने अपने मकान के कागज गिरवी रखने के बाद पर्सनल लोन उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, क्योंकि इफ अगर आप पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आपको कुछ एज अ कोलेट्रल रखना पड़ता है, या इफ अगर आप लोन भी तीन चार तरीके के होते हैं। मोर्टेज लोन होता है, मोर्टेज लोन में आपको बेसिकली क्या होता है, आपके घर के रिनोवेशन के लिए पैसे मिलते हैं, है ना, जो आपने घर बना रखा है उसी में इफ अगर आपको थर्ड फ्लोर बनाना है या सेकंड फ्लोर बनाना है तो आपके घर के कागज रखने के बाद आपको मोर्टेज लोन मिल जाएगा। लेकिन मोर्टेज लोन सारी बैंक प्रोवाइड नहीं कराती हैं, पंजाब नेशनल बैंक नहीं प्रोवाइड कराती है, आई थिंक एचडीएफसी बैंक मोर्टेज लोन दे देती है, एक्सिस बैंक दे देती है ना। अब उस केस में क्या होता है, मैंने अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां पे रख दिए हैं, तो बेसिकली अब क्या होगा सिनेरियो, तो या मतलब इफ अगर मैं उनके पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ पैसे नहीं दे रहा हूँ, है ना, इस सिनेरियो को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करना कि मैंने थोड़ा सा प्रीवियस चलेंगे, है ना, थोड़ा सा बैक का एग्जांपल लेके करेंगे। मैंने 2000 में कोई मकान खरीदा जिसकी वैल्यू उस टाइम पे 4 लाख रुपए थी, मान लो 5 लाख रुपए थी, दो सन 2000 में, 2000 में उस मकान की कीमत 5 लाख रुपए थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो बैंक और मैंने वो मकान खरीद लिया। लेकिन मेरे को ए टू जेड कुछ भी जरूरत पड़ गई लोन की, पैसे लेने की, मैंने 2000 में अपने मकान के कागज बैंक को गिरवी रखने के बाद लोन ले लिया। उसका टर्म ऑफ पीरियड मान लेते कि मैंने 25 साल के लिए लोन ले लिया है, और 25 साल तक के लिए लोन लिया मैंने, और उसके बाद क्या हुआ, मैं लगत मतलब किस्तें वगैरह दे रहा था, लेकिन बीच में मेरी किस्तें टूट जाती हैं, मैं नहीं दे पाता हूँ, मतलब 3-4 साल, मतलब एक एक साल तक मेरी किस्तें लगातार टूट जाती हैं और मेरा अकाउंट एनपीए में चला जाता है ना, मेरा अकाउंट एनपीए में चला गया। अब वहां पे क्या होता है, बेसिकली इसकी भी एक कंडीशन है, सरफासी एक्ट की भी। सरफासी एक्ट आपका मिनिमम लगता है, जहाँ पे मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए हो रखी होती है ना, और मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ मैं, सरफासी एक्ट कहाँ लगता है। मिनिमम लोन अमाउंट 1 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए, और 20% प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेंडिंग होना चाहिए, है ना, और ये एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात है बेसिकली, है ना, ये छोटा सा पॉइंट है बट ध्यान रखने वाली बात है। आपको डायरेक्टली बोल देगा क्या सरफासी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड पे भी एप्लीकेबल होता है इफ अगर एग्रीकल्चर लैंड एनपीए में चले जाते हैं। बट अब तो न्यूली प्रोसीजर्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये जानने की बहुत जरूरत है ना। सरफासी एक्ट में क्या होता है बेसिकली कि, लेकिन हाँ ध्यान रखना, इफ अगर आपका एग्रीकल्चर वाली खेती एनपीए में चली जाती है उस पर सरफासी एक्ट लागू नहीं होता है। सरफासी एक्ट बेसिकली लागू होता है आपके, जो कि एक तरीके से मिनिमम 1 लाख रुपए की अमाउंट हो और 20% से ज्यादा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पेंडिंग हो। अब क्या होता है कि मेरा जो अकाउंट है वो एनपीए में चला गया, सरफासी एक्ट के अंदर चला जाता है और सरफासी एक्ट के तहत मेरे को डील करा जाता है। सरफासी एक्ट के तहत मेरे को 60 दिन का एक नोटिस पीरियड बैंक से मिलेगा कि 60 दिन के अंदर इफ अगर आपने हमको पैसा नहीं जमा कराया तो जो आपकी सिक्योरिटी एज अ जो कोलेट्रल आपने बैंक को दिया था वो आपकी नीलामी कर दी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ये सरफासी एक्ट आज भी काम करता है। आप हिंदू हिंदू बोल रहा हूँ, हिंदू छोड़ो,
जो रीजनल लेवल, रीजनल क्या, जो दैनिक जागरण आप अखबार पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपको बीच में छठे सातवें पेज पे राइट हैंड साइड में कोने पे या कभी कभी पूरे दोनों पेजों पे लिखा हुआ आता है बकायदा कि इस मकान की यहाँ नीलामी हो रही है, इतने रुपए में आप यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब बकायदा पूरा बैंक की डिटेलिंग भी रहती है। वो सरफासी एक्ट के अंदर ही वो नीलामी होती है। उन मतलब उनका एड्रेस भी लिखा रहता है कि इफ अगर आप लेने में इच्छुक हैं तो बैंक से कांटेक्ट करिए। अब आप सोचिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, चलो ठीक है, सरफासी एक्ट ने मेरा मकान जो मैंने एज अ कोलेट्रल रखा था उसको वो बेच रही है, लेकिन जब मैंने मकान लिया था उस मकान की कीमत 5 लाख रुपए थी, और इफ अगर बैंक उस मकान को आज बेचेगी तो उस मकान की कीमत मिनिमम 30 लाख रुपए तो हो गई है, क्योंकि भाई मॉडर्नाइज हो जा रहा है, और जमीन और जो रियल एस्टेट है उनकी कीमतें कभी घटती नहीं है, बढ़ती रहती हैं बेसिकली। उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो गई है। और बैंक को मतलब मान लो कि जो मैंने लोन लिया था, मान लो 2000 में अपने मकान की कागज गिरवी रख के वो 10 लाख का लोन था, 8 लाख रुपए मैं रीपे कर दिया था, 2 लाख रुपए मैं रीपे नहीं कर पाया जिसकी वजह से मेरा अकाउंट एनपीए में चला गया। और उन 2 लाख को रिकवर करने के लिए वो जो है वो मेरे मकान की नीलामी कर रहे हैं सरफासी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि सरफासी एक्ट के अंतर्गत 60 दिन का जो उन्होंने नोटिस पीरियड दिया था, मैं उसके अंदर अंदर भी वो जो 2 लाख रुपए थे बैंक के, मैं नहीं जमा कर पाया। इफ अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर सरफासी एक्ट के अंदर जो आपका नोटिस पीरियड आया है उसके अंदर आप जमा कर देते वो 2 लाख रुपए भी, तो तब भी आप अपने मकान की नीलामी बचा सकते हैं। बट इफ अगर 60 दिन से ओवर हो जाता है तो तब बैंक बाध्य हो जाता है आपकी कोलेट्रल को नीलाम करने के लिए। अब वो बैंक नीलाम कर रहा है मेरे मकान को सिर्फ 2 लाख रिकवर करने के लिए, और जो मेरा मकान बिक रहा है इस टाइम पे, वो मकान बिक रहा है 30 लाख रुपए का। अब 30 लाख रुपए का जब वो मकान बिक रहा है, बैंक ने अपने 2 लाख रुपए वसूल लिए, जो 28 लाख है वो कहाँ गए थे, है ना? वो 28 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? वो 28 लाख रुपए कहीं नहीं जाएंगे, जिसके नाम पे मकान था वो उसके अकाउंट में 28 लाख रुपए बैंक जमा कर देगी। समझ में आया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो मैंने अभी कहने की कोशिश करी, आई होप समझ आया होगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज। हाँ सर, आ रही। अच्छा ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ही अभी रोकना चाहूंगा क्योंकि नेक्स्ट फिर वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी इसको डिस्कशन